नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने जो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की है उसकी रिवीजन क्लास देख ली थी। उसमें ऑल इन वन जो क्लास थी प्लांट फिजियोलॉजी की, एक क्लास में हमने सब कुछ कवर कर लिया था लगभग अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, जो भी था। उसके बाद में आज जो क्लास अपनी प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके, जो जेट ICR BHU में पहले प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड हो चुके हैं या पुटअप हो चुके हैं या नेक्स्ट ईयर जो पूछ सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, पेपर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं या हो चुके हैं, उन क्वेश्चंस का अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल प्लांट फिजियोलॉजी है ना, उसका रिवीजन हो गया। रिवीजन के बाद में आज की क्लास हो जाएगी मोस्ट क्वेश्चंस की। तो अपना जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा पादप कार्य की, ठीक है। इससे पहले जो नए व्यूअर्स उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और एक और चीज, जो हमने क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी, जो रिवीजन क्लासेज वगैरह, तो उसमें हमने जो एग्रीकल्चर का था, जो एग्रीकल्चर का अपना सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर के जो 3 पार्ट थे, ठीक है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, तीनों को कंप्लीट कर लिया था। और तीनों को कंप्लीट करने के बाद तीनों के मोस्ट क्वेश्चंस भी देख लिए थे। 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कर लिए थे। उसके बाद में हमने जो स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का जो पार्ट स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो बायोलॉजी में हमने क्या क्या देख लिया था। जो फर्स्ट पार्ट था अपना जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी 2 पार्ट होते हैं बायो में। तो जो जूलॉजी का जो पार्ट था अपने, उसमें हमने जूलॉजी की जो ऑल ओवर रिवीजन क्लास है, एक ही क्लास में कंप्लीट जूलॉजी का रिवीजन कर लिया था हमने। उसके बाद में क्या किया था, रिवीजन के बाद में जूलॉजी के क्वेश्चंस कर लिए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कर लिए थे। अब उसके बाद में हमने जो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की है, पादप शरीर विज्ञान पादप कार्य की जो है उसका रिवीजन कर लिया था कंप्लीट। आज कर रहे हैं पादप कार्य के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद में और जो रह गए हैं ना पार्ट अपना वो करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करना है, जिन्होंने नहीं देखा है ना वो एक बार देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जाम आपका आगे ही पोस्टपोन्ड हो गया है। तो मेरे को पता है इतनी खास स्टडी नहीं कर रहे हो, पहले से आपका जो टाइम है वो कम हो गया है। आपने अपना जो स्टडी करने का जो तरीका था, जो लेवल था, वो सब कुछ मतलब लोअर कर दिया है, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है, व्यूज वगैरह देख के भी वीडियोस पे, कि पहले वाला उत्साह नहीं रहा आप में। पर मैं आपसे बार बार एक चीज कह रहा हूँ, एग्जाम होएगा, आपका जो एग्जाम को लेके, अपनी रैंक को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने मार्क्स को लेके जो उत्साह है, जो ललक है, उसको कम मत होने देना। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए पादप कार्य की मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप एक खाली पन्ना ले लीजिएगा, उस पर सोल्व आउट करते रहना। मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, फिर आंसर बोलूंगा, तो आप अपना आंसर लिख लेंगे और मेरे को लास्ट में बताओगे कमेंट्स करके कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं, ठीक है। और अगर अभी तक रिवीजन क्लास नहीं देखी है ना एक बार, तो मेरे कहने से एक बार प्लांट जो कार्य की है उसकी रिवीजन क्लास देख लो, क्योंकि जब एक बार रिवीजन क्लास आपका पहले पढ़ा हुआ है ही, एक बार रिवीजन क्लास देख लोगे, फिर क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपके ज्यादा क्वेश्चन वो होंगे, राइट होंगे। और माइनस मार्किंग करनी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं करनी, पेपर में भी नहीं करनी। और कोई दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वो पुराने वीडियोस नहीं देखे ना, जैसे ही आप चैनल का पेज विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, जेट एग्जाम 2020 स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 14-15 वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, से समझ लो रामबाण वीडियो है। हो सकता है आपका कहीं पे सिलेक्शन की दौड़ में ना हो, उनको देख के उसमें शामिल हो सकते हो आप, ठीक है, वो आपकी इच्छा पे। मेरा काम है आपको सजेशन करना या आपको एक मार्गदर्शक करना, बाकी आप खुद समझदार हो। तो इतना सा है, जो भी नए व्यूअर्स एक बार चैनल को पेज को विजिट करें, एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और इन क्लासेज को अपने जो साथ वाले क्लासमेट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, वो किसी मतलब टेस्ट सीरीज से उठा के नहीं दिए हुए, खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अपना क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जो पादप कार्य की उसके जनक कौन है, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इसके जनक कौन है। तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा आपका आंसर आपके व्हाइट पेज पे कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स। सर्वप्रथम जो स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने पादप शरीर क्रिया विज्ञान या पादप कार्यकी के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय जो पादप कार्यकी है, भारतीय पादप कार्यकी के जनक कौन है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्यकी के जनक कौन है। तो आई होप आपने इसका भी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर पुट आउट कर लिया होगा सबने, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अपना, भारतीय पादप कार्यकी के जनक वो है जेसी बोस।
जेसी बोस। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि कोशिका में जल प्रवाह या जल का प्रवेश किसके द्वारा होता है। कोई सेल है, ठीक है, कोई कोशिका, उसके अंदर जल अंदर जा रहा है, ठीक है, जल का प्रवेश या प्रवाह किसके द्वारा होता है, किसी कोशिका के अंदर जल का प्रवेश या प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो आंसर देता हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 3 है ये कि कोई कोशिका है, उसमें जल का प्रवेश या प्रवाह, उसके अंदर जल जा रहा है, वो ले रही है या अंदर से प्रवाह हो रहा है, वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से होता है। तो वो क्या है, इसमें आएगा डीपीडी और ओपी, डीपीडी व ओपी। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब। कोई कोशिका जल को खींच रही है या प्रवाह हो रहा है, तो एक तो उसमें जो कारक है, जो फैक्टर है, वो कौन सा काम करेगा, परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब उसके लिए उत्तरदायी होगा। जो दूसरी चीज है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, मतलब चूसण दाब, इसको क्या बोलते हैं, विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब। अब ये शब्द डीपीडी क्या है, ओपी क्या है, टीपी क्या है, ठीक है, ओपी बराबर टीपी, ये सब चीजें मैंने जो इसकी रिवीजन क्लास है ना, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है ना, एक बार देखें, क्योंकि उससे आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे और ये शब्द हर जगह काम में आएंगे। जब इसको शब्द का मतलब पता नहीं है आपको कि शब्द क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग मतलब पता नहीं है, इसका मीन्स पता नहीं है, तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। इसलिए मेरा फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं देखा है, जो भी नए व्यूअर्स हैं, एक बार वो रिविजन क्लास जरूर देखें, ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन सोल्व आउट करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका में डीपीडी किसके बराबर होता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें जो डीपीडी होता है, विसरण दाब न्यूनता या चूसण दाब जिसको बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, ठीक है। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में डीपीडी किसके बराबर होता है, डीपीडी बराबर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और सुनोगे अच्छे से कि पादप कोशिका में डीपीडी किसके बराबर होता है। जो डीपीडी होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिटी, किसके बराबर होती है, तो डीपीडी होता है ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी बराबर डीपीडी, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रेशर जो है, परासरण दाब माइनस जो ट्रिगर प्रेशर है, स्फीति दाब, जो भित्ति के द्वारा दाब लगाया जा रहा है, उसमें से जो परासरण दाब है उसको निकाल देते तो बराबर क्या आ जाता है, डीपीडी, जो विसरण दाब न्यूनता है वो आएगी पादप कोशिका के अंदर, ठीक है। तो ये नंबर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। 5th देखते हैं, जो विभिन्न सांद्रता के विलयन को बकरे की मूत्राशय झिल्ली से अलग किया जाए तो पादप कौन सी क्रिया होगी। जो विभिन्न सांद्रता वाले 2 विलयन है, उनको बकरे का जो मूत्राशय झिल्ली होती है, बकरे की जो मार्चमेंट की झिल्ली होती है, मूत्राशय झिल्ली, उससे 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को जब अलग अलग किया जाता है, ठीक है, 2 भिन्न सांद्रता वाले विलयन है, 2 अच्छे से समझना, 2 जो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन है, इनको बकरे की जो मूत्र कोशिका है उससे, जो झिल्ली है, उससे अगर इनको अलग अलग किया जाए तो क्या कहलाएगी ये क्रिया। तो आपने जो जो ऑस्मोसिस है, परासरण है, उसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि जब किसी 2 विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजारा जाता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। और ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, बाकी परासरण की ही डेफिनेशन है ये, ध्यान से सुनोगे। क्या है कि जब विभिन्न सांद्रता के विलयन बकरे के मूत्राशय की झिल्ली से अलग अलग किए जाए तो कौन सा शरीर कार्य की प्रक्रम होगा, तो वो हो गया परासरण। और अगर बिना झिल्ली में से गुजारा जाए तो वो क्या कहलाएगा, विसरण, डिफ्यूजन। परासरण और विसरण में यही फर्क होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, जब अधिक सांद्रता से पदार्थ के अणु, आयन या कण, ठीक है, पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, गैस, ठीक है, या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड, ठीक है, 3 ही तो स्टेज होती है, ठीक है, द्रव, गैस और ठोस। अगर किसी पदार्थ के अवयव, कण या मॉलिक्यूल्स जो है वो अधिक सांद्रता से, जो अधिक सांद्रता है उससे कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, बीच में कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो तो कहलाता है डिफ्यूजन, ठीक है, विसरण सॉरी। और अगर किसी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली आ रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परासरण। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि जो बकरे की मूत्राशय झिल्ली है उससे 2 विलयन अलग अलग हो रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी, परासरण या ऑस्मोसिस कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता शब्द किसने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो डीपीडी शब्द है वो किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, डीपीडी शब्द किसने दिया था। ऐसा नहीं कि आपका ये पहले पढ़ा हुआ नहीं है, आपका सबका पहले पढ़ा हुआ है ये चीजें, इसलिए मैंने रिवीजन क्लास में फिर भी अच्छे से ऊपर ऊपर का करवा दिया था। डीपीडी शब्द किसने दिया था, ठीक है,
तो आपने आपका आंसर लिख लिया होगा कि डीपीटी शब्द किसने दिया था। तो डीपीटी शब्द दिया था बीएस मेयर। बीएस मेयर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम डीपीटी जो विसरण दाब न्यूनता है उसके बारे में बताया था, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिटी के बारे के अंदर डीपीडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्फीत कोशिका में ओपी व टीपी में क्या संबंध होगा। पूर्ण स्फीत कोशिका है, कोई कोशिका है पूर्ण रूप से फूली हुई है, स्फीत कोशिका है, उसमें जो ओपी और टीपी है उसमें क्या संबंध रहेगा, क्या रिलेशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओपी तो क्या है और टीपी क्या होता है। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे। आपको ये पता है ना कि ओपी का मतलब क्या है और टीपी का मतलब क्या है। तो ओपी का मतलब होता है प्रासरण दाब और टीपी का मतलब होता है स्फीत दाब, स्फीति दाब। जो एक कोशिका जो फूलती है तो उसकी जो भित्ति होती है, स्फीति बाहर की जो भित्ति है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टीपी। और ओपी क्या होता है, जब इस कोशिका के अंदर कोई जल का अणु या कोई प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करने के लिए जो दाब लगाएगा, जो परासरण की क्रिया में जब अणु एक मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो दाब लग रहा है ना, प्रेशर लग रहा है ना, उसको ऑस्मोसिस प्रेशर या ओपी कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ओपी बराबर मतलब ओपी और टीपी क्या चीज है। प्रश्न क्या है अपना, पूर्ण स्फीत कोशिका में ओपी और टीपी में क्या रिलेशन रहेगा। तो किसी कोई फूली हुई कोशिका है, पूर्ण स्फीत कोशिका है, उसमें ओपी बराबर टीपी रहेगा। ठीक है, ओपी बराबर टीपी रहेगा, तब तक कोशिका फूली हुई रहेगी। वो कैसे समझो, कोई गुब्बारा है, ठीक है, उसमें जो आप हवा भर रहे हो तो उस हवा पे लगने वाला दाब, ठीक है, उस वो जो भित्ति है उसको वापस लगा रही है, वो जब तक बराबर रहेगा तब तक गुब्बारा फूला हुआ रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो वो चीज है कि ओपी और टीपी स्फीत कोशिका में बराबर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, परासरण शब्द दिया था, जो ओस्मोसिस शब्द है परासरण वो किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि जो ओस्मोसिस परासरण, हिंदी में परासरण जो शब्द है वो किसने दिया था, ओस्मोसिस या परासरण शब्द दिया था। तो ये दिया था एब्बेनोलेट, एब्बेनोलेट नामक वैज्ञानिक ने परासरण शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, परासरणीय प्रवणता के विरुद्ध ऊर्जा वे के द्वारा जल अवशोषण को कहते हैं। परासरण प्रवणता के विरुद्ध जो परासरण हो रहा है उसके विपरीत जो व्युत्क्रम परासरण है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विरुद्ध ऊर्जा का व्यय करके, ठीक है, एनर्जी जो है ऊर्जा है उसको खर्च करके कोई जल जा रहा है या आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, सक्रिय विसरण। ठीक है, सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण। सपोज दैट परासरण की क्रिया के विपरीत कोई प्लांट या सेल है, ठीक है, वो जल का एब्जॉर्बेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करेगा, उसके परासरण के विपरीत काम कर रहा है तो उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी लगा रहा है मतलब ऊर्जा की हानि करते हुए परासरण के विपरीत कोई जल का अवशोषण कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो चीज पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, सक्रिय अवशोषण कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, वर्णात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में से होकर कौन निकल सकता है। जो अपनी सिलेक्टिव जो चयनात्मक झिल्ली होती है अपनी, जो परासरण में काम में आती है, अर्धपारगम्य या जिसको बोलते हैं वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं, उसमें से कौन निकल सकता है। ठीक है, तो आपको भी पता है जो चयनात्मक कण है या विलयन में उपस्थित जो चयनात्मक अणु है वो ही निकल सकते हैं उसमें से, उसका नाम ही चयनात्मक झिल्ली है। तो क्वेश्चन दोबारा देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, ये क्या है कि वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में से होकर कौन निकल सकता है। तो जल प्लस चयनित अणु या चयनात्मक विलय या विलायक। ठीक है, जल के अणुओं के साथ जो चयनित अपने जो अणु है किसी विलयन में, जो सिलेक्टिव जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं वो ही निकल सकते हैं विलय के साथ। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, अपनी चयनात्मक झिल्ली, जो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में पाई जाती है या परासरण की क्रिया में उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 11, अंकुरण के समय बीजों का फूलना किस क्रिया का उदाहरण होता है। आपने देखा होगा अंकुरण के समय या फिर बीजों को अपन खुले में रख देते हैं तो वो कुछ फूल जाते हैं। ठीक है, जब बीज को अपन बो दे या सिंचाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसको नमी के संपर्क में आता है तो वो फूल जाता है थोड़ा बहुत अंकुरण के टाइम। या फिर एक इसका अच्छा उदाहरण एक और दूं कि बरसात के दिनों में जो अपने लकड़ी के दरवाजे होते हैं, घर के जो मकान के जो भी गेट होते हैं लकड़ी वाले, वो क्या होते हैं, नीचे से थोड़ा फूल जाते हैं और उनको खोलने में बंद करने में बड़ी दिक्कत आने लगती है। वो क्या चीज है, वो किस चीज का उदाहरण है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अंकुरण के समय बीजों का फूलना किस क्रिया के कारण होता है। तो ये होता है अंतःचूषण या अंतःशोषण के कारण। किसके कारण होता है, अंतःशोषण या अंतःचूषण। ये क्रिया इसमें क्या होता है कि ये चीजें नमी पाके कुछ हद तक नमी का अवशोषण कर लेती है, बाहर से जो वातावरणीय नमी है उसका कुछ हद तक अवशोषण करके इनके आकार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है 19-20, ये फूल जाते हैं, जिस कारण से
ये जो गेट जो होते हैं लकड़ी को इनको खोलने बंद करने में दिक्कत आती है, नीचे अड़ने लगते हैं, या जो बीज है वो वातावरणीय नमी को ऑब्जर्वेशन करके जो अपने एटमॉस्फेयर की जो नमी है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है, उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है। तो इसकी क्रिया क्या बोलते हैं, अंतःचूषण या अंतःशोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जीवद्रव्य कुंचन किस कारण होता है? जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस, जो जीव कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य पाया जाता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, स्कंदन हो जाता है उसका, वो किस कारण होता है? जीवद्रव्य कुंचन किस कारण होता है? जीवद्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस किसके कारण होता है? बहिःप्रासरण के कारण। बहिःप्रासरण, उसका जो सारा मैटर है वो इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है, तथा तो उसका जीवद्रव्य है ना वो संकुचित हो जाता है। वो किसके कारण होता है? बहिःप्रासरण के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रासरण दाब मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑस्मोसिस प्रेशर है, प्रासरण दाब, वो किसके द्वारा मापा जाता है? प्रासरण दाब ऑस्मोमीटर द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? ऑस्मोमीटर के द्वारा प्रासरण दाब मापा जाता है। ऑस्मोमीटर, प्रासरण दाब किसके द्वारा मापा जाता है? ऑस्मोमीटर के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्राउनी गति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जो ब्राउनी गति है, कणों का टेढ़ा मेढ़ा गुजरना, वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ब्राउनी गति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो जो कोलाइडी कण होते हैं ना, या कोलाइडी विलियन होते हैं, कोलाइडी कण या कोलाइडी विलियन जो है वो ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक था ब्राउन। एक वैज्ञानिक था ब्राउन नाम का, उसने ब्राउनी गति की खोज की थी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? ब्राउनी गति। और ये कौन प्रदर्शित करता है? जो कोलाइडी विलियंस होते हैं या जो कोलाइडी कण होते हैं वो ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस प्रक्रिया के कारण पत्तियों द्वारा CO2 और O2 लेने की प्रक्रिया चलती रहती है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट में पत्तियों के द्वारा CO2 लेने की और O2 मतलब CO2 और O2 लेने देने की जो इनका आदान प्रदान है वो क्रिया चलती रहती है? कौन सी क्रिया के द्वारा चलती रहती है? तो वो है डिफ्यूजन या विसरण। जो पौधा है कोई ऑक्सीजन ले रहा है या CO2 छोड़ रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है ना आदान प्रदान की, वो किस क्रिया के दौरान करता है? विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा करता है ये चीजें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन अपन, कि किस वैज्ञानिक के प्रयोग के द्वारा पादप कार्य की शुरुआत मानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पादप कार्य का जनक तो हमने देख लिया था स्टीफन हेल्स। ठीक है, भारतीय पादप कार्य का जनक हमने देख लिया था जेसी बोस। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन से वैज्ञानिक के प्रयोग के द्वारा, मतलब ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सर्वप्रथम यह प्रयोग करके मतलब पादप कार्य की शुरुआत की थी? ठीक है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग के द्वारा पादप कार्य की शुरुआत मानी जाती है? तो वो उसका नाम है वॉन हेलमांट। इनके द्वारा सर्वप्रथम एक प्रयोग जो भी किया गया था, उसके बाद ही वॉन हेलमांट के द्वारा इस पादप कार्य की शुरुआत मानी जाती है। मूल दाब का मापन किससे करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मूल दाब होता है अपना जड़ दबाव मूल दाब, उसका मापन किसके द्वारा करते हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूल दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है मैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? मैनोमीटर। और ऑस्मोसिस प्रेशर का ऑस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। याद रखना ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, सर्वाधिक जल अवशोषण किस तापमान में होता है? कि सर्वाधिक जो वाटर एब्जॉर्वेशन होता है, जल का अवशोषण होता है, वो किस तापमान में होता है? ये क्या तापमान एंजाइम्स के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, इनके लिए एक टेम्परेचर होता है, उपयुक्त तापमान जिसको बोलते हैं। एक बेस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें ये अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो ये चीज पूछ रहा है कि पादप जो जल का अवशोषण कर रहा है, वाटर एब्जॉर्वेशन कर रहा है, वो कौन से तापमान में बहुत अच्छे तरीके से करता है या हाईएस्ट करता है? ठीक है, तो वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर एक पौधा अच्छी तरीके से या सुचारू रूप से जल का अवशोषण कर पाता है। सक्रिय अवशोषण शब्द किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सक्रिय अवशोषण शब्द किसने दिया था? तो ये सक्रिय अवशोषण शब्द दिया था रेनर नामक का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, रेनर नाम के वैज्ञानिक ने सक्रिय अवशोषण शब्द दिया था। अब जो क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आप। ठीक है, जो 20 नंबर का अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में निर्मित कार्बनिक पदार्थों को पादपों में स्थानांतरित कौन करता है। एक प्लांट है, उसने प्रकाश संश्लेषण कर लिया है और भोजन बना लिया, सपोज दैट कार्बनिक पदार्थ बना लिए। अब इसको है ना पूरे पौधे के अंदर कौन सर्वाइवल कराएगा, कौन फैलाएगा, ये चीज पूछ रहा है कि पादप जो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो कार्बनिक पदार्थ बना लेता है उसको पूरे पादप में कौन भेजता है या कौन पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित कार्बनिक पदार्थों का पादप में स्थानांतरण कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम। फ्लोएम। अब इसको एक चीज समझना आप बहुत इजी वे में कि ये 7 ही उत्तक दो होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, जो रसारोहण के लिए होते हैं, ले जाने का काम करते हैं। 2 उत्तक है मेनली, फ्लोएम और जाइलम। तो जो फ्लोएम है, शब्द से ही पता चल रहा है, फ्लो फैलाता है, मतलब फ्लो फैलाना, ऐसे याद रखना आप सीधा, फैलाता है, फ्लोएम फैलाता है, और जाइलम लेके जाता है, मतलब जाइलम। जाइलम क्या करता है, ले जाता है, ठीक है, जाइलम ले जाता है, ठीक है। कहाँ से ले जाता है, जब कोई प्लांट एब्जॉर्वेशन कर रहा है अपनी रूट्स के द्वारा जो वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, ठीक है, उसको ऊपर तो कौन ले जा रहा है, लेके कौन जा रहा है, जाइलम। जब वो लेके गया, पत्तियों को सबको दे दिया, फिर हुआ इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के बाद में जो भोजन बन गया, कार्बनिक पदार्थ बन गया, उसको वापस कौन फैला रहा है, फ्लोएम, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछ लेते हैं कि ले जाने का काम कौन करता है। तो नीचे से जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको लेके कौन जा रहा है, ठीक है, जाइलम, और फैला कौन रहा है, जो बढ़ने के बाद में और मैटर है उसको फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां क्वेश्चन अपना कि रसारोहण को समझाने हेतु तो स्पंदनवाद सिद्धांत किसने दिया था। जो रसारोहण है, रसारोहण उसको समझाने के लिए, रसारोहण को जो समझाने के लिए स्पंदनवाद का सिद्धांत है, स्पंदनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। रसारोहण जो एसेंट ऑफ थ्योरी है उसको समझाने के लिए जो स्पंदनवाद का सिद्धांत था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये दिया था जेसी बोस ने, ठीक है। किसने दिया था, जेसी बोस। और जेसी बोस का नाम कहाँ पे आया, सेकंड अपना क्वेश्चन था, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के कौन है, जेसी बोस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22, निम्न में से कौन सा उत्तक रसारोहण से संबंधित है। एसेंट ऑफ सेप, मतलब मैंने पहले बताया रसारोहण से 2 ही उत्तक संबंधित है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। रसारोहण से कौन सा है, जो लेके जा रहा है, जाइलम, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, जाइलम उत्तक। निम्न में से कौन सा उत्तक रसारोहण से संबंधित है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि डिक्सन व जोली ने कौन सा थ्योरी का प्रतिपादन किया था या कौन सा सिद्धांत दिया था। 2 वैज्ञानिक थे, डिक्सन व जोली, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये 23, डिक्सन व जोली, डिक्सन व जोली ने कौन सा सिद्धांत दिया था या कौन सी जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया था, कौन सा सिद्धांत दिया था डिक्सन व जोली ने, ठीक है। डिक्सन व जोली ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन, बलवाद का सिद्धांत दिया था। वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन, बलवाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है इसको, डिक्सन व जोली ने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजनवाद का सिद्धांत डिक्सन व जोली ने दिया था। हाइड्रोपोनिक्स से क्या तात्पर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सबको आता होगा ये तो। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो मृदा के बिना ही पौधों का उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। बिना मृदा के पादपों को उगाना, मृदा विहीन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना सोइल के ही पौधों को उगाया जाता है या संवर्धन किया जाता है उनका, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रसारोहण के संबंध में सर्वप्रथम किसने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रसारोहण जो एसेंट ऑफ सेप है अपना, रसारोहण उसके बारे में सर्वप्रथम जो थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये बाद में थे डिक्सन, जोली वगैरह, सर्वप्रथम किसने दिया था, रसारोहण को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रसारोहण को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था गोल्डेविस्की नामक वैज्ञानिक थे एक,
गोल्डेविस्की। गोल्डेविस्की नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम रसारोहण को समझाने के लिए सिद्धांत दिया। और कौन सा सिद्धांत दिया था? रिले पंप थ्योरी। पढ़ा होगा आपने, रिले पंप थ्योरी। ये एक जैविक सिद्धांत था, ठीक है, जैविक सिद्धांत था, रिले पंप थ्योरी, जो किसने दी थी? सर्वप्रथम गोल्डेविस्की ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि रसारोहण का मार्ग होता है, रसारोहण का मार्ग होता है जाइलम या फ्लोएम। ये चीज मैंने पहले बताई थी। वृद्धि का मापन करते हैं ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे की जो वृद्धि है या जो भी वृद्धि है उसका मापन किसके द्वारा करते हैं? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। और जो वृद्धि का जो अपने को ग्राफ प्राप्त होता है या जो वृद्धि का जो वक्र प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? एस आकार में होता है, सिग्मोइड, ठीक है। और किससे करते हैं? जो यंत्र ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट 28, रात्रि में खुलने वाले रंध्रों को क्या कहते हैं? ऐसे रंध्र पौधे के ऐसे जो छिद्र जो पत्तियों पे पाए जाते हैं जो केवल रात्रि में खुलते हैं उनको क्या कहते हैं? सबको आता होगा ये, सोच लो कि ऐसे छिद्र या ऐसे रंध्र जो केवल रात्रि में ही खुलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, रात्रि में खुलने वाले रंध्रों को कहते हैं इसको एक्टिव। क्या कहते हैं? इसको एक्टिव, इसको एक्टिव। जो रात्रि में खुलते हैं रंध्र उनको इसको एक्टिव बोलते हैं। एक चीज यहीं पे बता देता हूँ, आगे और आ जाएगी, क्योंकि रंध्रों का खुलना और बंद होना जो नियंत्रित करता है वो पोटेशियम करता है। कौन करता है? पोटेशियम करता है, ठीक है। और रात्रि में खुलने वाले रंध्र क्या कहलाते हैं? रात्रि में खुलने वाले रंध्रों को इसको एक्टिव कहते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य अवयव, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का मुख्य अवयव कौन सा है? या फिर ऐसे आता है कि जब एक पत्ती को जला दिया जाता है तो लास्ट में कौन सा अवयव बचता है या क्या चीज बचती है या क्या प्राप्त होता है जो राख होती है उसमें? ये ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन, पहले भी पुटअप हो चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का मुख्य अवयव तो वो है मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। क्लोरोफिल का मुख्य अवयव Mg है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण? ठीक है, क्वेश्चन को सही से समझोगे कि किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। तो आपने एक चीज देखी होगी, वो जीरोफाइट्स या कैम्प्लांट्स या जीरोफाइट्स या मरुद्भिद पौधे, उनके क्या होता है? उनकी पत्तियों के ऊपर एक क्यूटिकल, उपत्वचा पाई जाती है, क्यूटिकल, जिसकी वजह से उनके रंध्र ढके हुए रहते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। क्योंकि जो मरुद्भिद है, जीरोफाइट्स है, रेगिस्तानी पौधे हैं, कैम्प्लांट्स हैं, उनको क्या है? पानी कम मिल पाता है, ठीक है। तो पानी कम मिल पाता है तो वो क्या करते हैं? जल की बचत करते हैं, और जल की बचत वाष्पोत्सर्जन कम करके करते हैं। तो वो किस प्रकार कम होएगा? जो वाष्पोत्सर्जन कम करेंगे। और वाष्पोत्सर्जन कम किससे कर रहे हैं? वो क्यूटिकल की जो परत पाई जाती है वो इसमें उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छा था? मतलब कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो ताला चाबी सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत, ठीक है। एंजाइम की जो क्रियाविधि है, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो क्रियाविधि है उसको समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया गया था ताला चाबी सिद्धांत था। कौन सा था? एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए दिया गया सिद्धांत ताला चाबी सिद्धांत। और ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था? लगे हाथ ये भी बता दो, क्योंकि ये पूछ लेता है कि ताला चाबी जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो ताला चाबी जो सिद्धांत है वो दिया था एमिल फीसर नामक वैज्ञानिक ने। एमिल फीसर नामक वैज्ञानिक ने ताला चाबी सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, अधिकतर एंजाइम में दो भाग होते हैं और वो कौन कौन से हैं? जो एंजाइम्स होते हैं अधिकतर उनमें दो भाग पाए जाते हैं क्रमशः। कौन कौन से पाए जाते हैं? एंजाइम्स में मुख्यतः दो भाग। ये चीज याद रखना आपकी, एंजाइम की जो क्रियाविधि है उसको समझाने के लिए जो सिद्धांत था ताला चाबी सिद्धांत दिया गया था, एमिल फीसर के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर एंजाइम्स में दो भाग पाए जाते हैं, एपो एंजाइम और पोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। एपो एंजाइम पहला, दूसरा क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप पर, ठीक है, दो हुए। तो जो एपो एंजाइम है उसको प्रोटीनीय भाग, जो एंजाइम का जो एंजाइम आपको पता है प्रोटीन से बने होते हैं, तो एंजाइम का जो प्रोटीनीय भाग होता है मेनली उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और जो अप्रोटीनीय भाग होता है, एंजाइम का जो अप्रोटीनीय भाग होता है उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप,
नेक्स्ट सॉरी 33 कि एंजाइम शब्द किसने दिया था? एंजाइम शब्द किसने दिया था? कुहने नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एंजाइम शब्द का प्रतिपादन किया था, कुहने ने। ठीक है, और एंजाइम का जो वैज्ञानिक जो इसकी व्याख्या की थी साइंटिफिकली, जो इसको डेफिनेशन दी थी एंजाइम की, वो किसने दी थी? ठीक है, ये तो गए कि वैज्ञानिक एंजाइम शब्द दिया कुहने ने, और एंजाइम की क्रियाविधि का ताला चाबी सिद्धांत होता है वो किसने दिया था? एमिल फिशर ने। और एंजाइम के दो भाग होते हैं क्रमशः, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन भाग को तो बोलते हैं एपो एंजाइम, प्लस जो अप्रोटीन भाग है उसको बोलते हैं प्रोस्टेस्टिक ग्रुप। अब आती है बात की एंजाइम की वैज्ञानिक व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? जो एंजाइम की वैज्ञानिक की व्याख्या की थी वो किसने की थी? पास्चर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? पास्चर ने की थी। एक और चीज, सह एंजाइम का नाम सुना होगा आपने, को एंजाइम या सह एंजाइम, को एंजाइम भी बोलते हैं या सह एंजाइम, उसकी खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि को एंजाइम की खोज या सह एंजाइम की खोज किसने की थी? को एंजाइम की खोज किसने की थी? तो वो की थी फिट्स लिपमैन ने। किसने की थी को एंजाइम की खोज? फिट्स लिपमैन। इन्होंने को एंजाइम या सह एंजाइम की खोज की थी, फिट्स लिपमैन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जाइमेज एंजाइम जो कि यीस्ट की कोशिकाओं से क्रिस्टलित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जो जाइमेज एंजाइम है, इसमें 2 क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं कि कहां से निकाला गया था जाइमेज एंजाइम। तो ये यीस्ट होता है, यीस्ट उसकी कोशिकाओं से क्रिस्टलीकृत रूप में निकाला गया था जाइमेज एंजाइम को सर्वप्रथम। ठीक है, जाइमेज एंजाइम को तो किस वैज्ञानिक ने निकाला था? क्वेश्चन क्या अपना 2 चीज सोल्व आउट हो रही है कि यीस्ट की कोशिकाओं से कौन से एंजाइम को क्रिस्टलीकृत रूप में निकाला? जाइमेज को। जाइमेज को कहां से निकाला? यीस्ट की कोशिकाओं से क्रिस्टलीकृत रूप में निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो रहा है कि किसने निकाला? जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि किसने निकाला था, निष्कासित किसने किया था? तो वो किया था बकनर नामक वैज्ञानिक ने जाइमेज एंजाइम को यीस्ट की कोशिकाओं से क्रिस्टलीकृत रूप में निष्कासित किया था, और एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन पादप के किस भाग में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, जल की हानि होती है, वो पूरे प्लांट की बॉडी में किस भाग में सर्वाधिक होती है? ठीक है, सर्वाधिक पूरे पादप में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहां पे होता है? पूरे पादप में सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कहां पे होता है? कौन से भाग में होता है? उसकी बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? तो वो क्या है? पत्ती में होता है, पत्तियों में। पत्तियों में क्यों होता है कि यहाँ पे हरित लवक ज्यादा पाया जाता है, जो है हरित लवक अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर क्या है, इनकी सरफेस है ना सीधी प्रकाश के संपर्क में ज्यादा आती है, तो इसकी जो सरफेस है उसी पे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमए फिनाइल जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो पौधे की पत्तियों का छिड़काव करने से क्या हो जाता है? जो पीएम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड है, पीएमए, ये PMAABA ये नाम आपने सुने होंगे, जो ड्राई फार्मिंग करते हैं, शुष्क खेती, वहां पे काम में आता है। ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं, तो जो PMA है वो उसकी अगर छिड़काव कर दे प्लांट की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर, जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है उसकी पौधे की पत्तियों पर छिड़काव कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या कम हो जाएगा? तो ये क्या करते हैं, उसके क्षेत्रों को बंद कर देते हैं, या वाष्पोत्सर्जन की दर है ना उसको कम कर देते हैं। जो सूखे स्थानों पे खेती करते हैं वहां पे इनको यूज लिया जाता है। तो पीएमए का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से एक वृक्ष की छाया छाते की छाया से अधिक ठंडी होती है? क्या रीजन है कि एक वृक्ष की छाया, एक पेड़ की छाया धूप के अंदर जब छाया में जाते हो तो एक छाते से ठंडी होती है? क्या कारण है? छाया तो छाते से भी होती है, पर एक पेड़ की छाया उस छाते की छाया से ठंडी क्यों होती है? क्योंकि वो पेड़ क्या करता है, धूप के अंदर कंटिन्यूस वाष्पोत्सर्जन करता रहता है, जिससे कुछ मात्रा में जल जो है अपने को दिखाई नहीं देता, बट नमी के रूप में उसके नीचे उपस्थित रहता है, जिस वजह से क्या उसकी छाया अपने को थोड़ी ठंडी फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंध्रों का बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो स्टोमेटा है, रंध्रों का बंद होना वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रंध्रों का बंद होना रंध्रों का बंद होना किसके द्वारा प्रभावित होता है, नियंत्रित होता है? ऐसे पूछता है ना तो वो आएगा पोटेशियम, क्योंकि जो पोटेशियम है वो ही इनकी जो रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, उनको खोलने और बंद करने का काम करता है, जबकि प्रभावित AB
मैंने बताया जो ABA, PMA, ये क्या है, ऐसे केमिकल्स हैं जहाँ पे ड्राई फार्मिंग करते हैं ना, वहाँ पे यूज लेते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके फिल्म जमा देते हैं या कुछ भी ऐसा कहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है या उसकी दर को कम कर देते हैं, रंध्रों को बंद कर देता है ABA। तो रंध्र जब बंद हो जाएंगे तो जो वाष्पोत्सर्जन है वो वैसे ही नहीं होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिंदु स्त्राव के लिए जिम्मेदार कौन है? बिंदु स्त्राव होता क्या है, पहले एक चीज बता दूं आपको। बिंदु स्त्राव जिसको बोलते हो आप, गेटेशन नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोथोड्स, गेटेशन, बिंदु स्त्राव, ये जो शब्द है ना संबंधित। जब आप सुबह सुबह घूमने जाते हो या देखा होगा जो दूब है, दूब घास है, या जो सड़क के किनारे खेतों पे जो घास लगी होती है, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ऊपर की नोक होती है ना ऐसे, उसके ऊपर एक ओस की बूंद के समान, एक मोती के समान बूंद देखी होगी, वो कहाँ से आती है? वो हाइड्रोथोड्स, ठीक है। जो अपना बिंदु स्त्राव है ना वो बोलते हैं उसको, वो होता है किसके कारण? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मूल दाब, ठीक है, मूल दाब। बिंदु स्त्राव के लिए जिम्मेदार कौन है? मूल दाब। कौन है? मूल दाब। और जो ये बिंदु स्त्राव या गेटेशन शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो बिंदु स्त्राव है वो किसने दिया था? बिंदु स्त्राव तो जो बर्गरस्टीन नामक का एक वैज्ञानिक था, बर्गरस्टीन, उन्होंने सर्वप्रथम इस बिंदु स्त्राव गेटेशन के बारे में बताया। जो किसके कारण होता है? हाइड्रोथोड्स, मूल दाब के कारण होता है गेटेशन। और होता क्या है वो भी मैंने बता दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज याद रखोगे। 4-5 शब्द बिंदु स्त्राव गेटेशन, ठीक है, इसको बोलता है मूल दाब, हाइड्रोथोड्स को। और ये किसने दिया था? बर्गरस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है? निम्न में से किन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है? जो C3 प्लांट्स है ना उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, जबकि जो कैम प्लांट्स है उनमें कम होती है, ठीक है। C3 पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, कैम प्लांट्स में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को, किस वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा? आवश्यक बुराई। किस वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा था? तो वो वैज्ञानिक था कर्टिस। कर्टिस नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या कहा? वाष्पोत्सर्जन की एक आवश्यक बुराई है। मतलब वाष्पोत्सर्जन होना गलत बुराई है, पर ये प्लांट को सर्वाइवल करने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे को किस अवस्था में 100% जल उपलब्ध होता है, या पौधे को किस अवस्था में पूर्णतः जल प्राप्त होता है? एक चीज पहले तो, पौधे को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है? केशिकीय जल। मृदा में 3 जल पाए जाते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षणीय बल, आर्द्रताग्राही बल और केशिकीय बल। तो जो पौधे को प्राप्त होता है ना वो कौन सा होता है? केशिकीय बल। -1/3 से 31 एटमॉस्फेयर दाब पे प्राप्त होता है केशिकीय जल। अब ये तो बात हो गई होने वाला, प्राप्त होने वाला जल। किस क्षमता पे प्राप्त होता है? ये पौधे को 100% जल किस क्षमता पे प्राप्त होता है? तो वो होते हैं फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता। अब क्षेत्र क्षमता क्या होती है? जब हम सिंचाई दे दिए या बरसात हो गई या सिंचाई दे दी मृदा में, तो उसमें जितना भी जल की हानि है, जो जाना है नीचे, गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत जाना है, जो भी जाना है, वो जा जुआ के जो 24 घंटे के बाद में, मतलब एक खेत में सिंचाई देने के 24 घंटे के बाद में जो जल बच रहा है वो क्या कहलाता है? क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। और वो पौधे को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पौधे को प्राप्त जल को क्या बोलते हैं? केशिकीय जल बोलते हैं। -1/3 से 31 एटमॉस्फेयर दाब पे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अर्धपारगम्य झिल्ली खोज किसने की थी? हमने बार बार पढ़ा कि प्रासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली काम में आ रही है, चयनित पारगम्य या अर्धपारगम्य झिल्ली, उसकी खोज किसने की थी? अर्धपारगम्य झिल्ली की खोज किसने की थी? आपको आता होगा ये क्वेश्चन की अर्धपारगम्य झिल्ली की खोज किसने की? तो इसकी की थी ट्राउब ने। ट्राउब नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अर्धपारगम्य की झिल्ली की खोज की थी कॉपर फेरोसाइनाइड के उपयोग से। किससे? जो कॉपर फेरोसाइनाइड है उसका यूज करते हुए अर्धपारगम्य की झिल्ली की खोज ट्राउब नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज की थी पाश्चर ने, लुईस पाश्चर। किण्वन की खोज की थी पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण में अभाव होता है,
जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें जो श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया, उसमें क्रेब्स चक्कर का अभाव होता है। ठीक है, क्रेब्स चक्कर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें क्रेब्स चक्कर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप जगत का जोकर किसको कहते हैं? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप जगत का जोकर किसको कहते हैं? पादप जगत का जोकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पादप जगत का जोकर किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। जो MMPLO होता है माइक्रोप्लाज्मा, उसको क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलदाब शब्द दिया था स्टीफन हेल्स ने। मूलदाब शब्द किसने दिया था? स्टीफन हेल्स। ठीक है, मूलदाब शब्द दिया था स्टीफन हेल्स ने। पादप जगत का जोकर माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं। पौधों में रोग व कीटों की प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, पौधों में रोग प्रतिरोधकता के लिए, कोई प्लांट है उसमें कोई कीट है वो आक्रमण कर रहा है या कोई रोग है उसके प्रति वो कितना सेंसिटिव है, कितना जल्दी उसमें वो रोग लगता है, ये चीज कौन निर्धारित करता है? ये कौन डिसाइड करता है? पोटेशियम। पोटेशियम दो जगह काम आते हैं, तो रंध्रों को खोलने बंद होने के लिए, और एक पादप में जो रोग है या जो क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट्स की, उसको कौन मेंटेनेंट करता है? वो करता है पोटेशियम। ठीक है, पादप रोगों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी, उसको कौन करता है? पोटेशियम। याद रखोगे, बहुत अच्छी चीज है। सर्वप्रथम हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टर्लिंग ने। जो हार्मोन शब्द है सर्वप्रथम, हार्मोन जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? स्टर्लिंग। ठीक है, हार्मोन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? स्टर्लिंग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लोरिजन हार्मोन की खोज किसने की थी? फ्लोरिजन। स्टर्लिंग ने तो हार्मोन शब्द दे दिया। ठीक है, स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द दिया था सर्वप्रथम। फिर आता है फ्लोरिजन, जो हार्मोन अपना फ्लोरिजन जो अपना हार्मोन है उसकी खोज किसने की थी? चलाइकियान ने। चलाइकियान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था? फ्लोरिजन हार्मोन की खोज की थी। नेक्स्ट, बसंतीकरण में क्या होता है? जो वर्निलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वसंतीकरण नाम सुना होगा, वो क्या होता है? ये चीज आपको पता होनी। वसंतीकरण, तो वसंतीकरण में क्या होता है? कम तापमान में कृत्रिम रूप से पौधों को पुष्पन के लिए प्रेरित करना वसंतीकरण कहलाता है। वसंतीकरण के लिए हार्मोन जो यूज होता है वर्नेलिन। ठीक है, वर्नेलिन। वसंतीकरण क्या होता है? वर्नेलाइजेशन, कि कम तापमान पे पुष्पन के लिए प्रेरित करना वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन कहलाता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? वर्नेलिन। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? बसंतीकरण की जो वर्नेलिन है उसकी खोज किसने की थी? लाइस्नेको एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम बसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन के बारे में बताया। वर्नेलाइजेशन होता क्या है? कृत्रिम रूप से पादपों को पुष्पन के लिए प्रेरित करना। और कौन सा हार्मोन यूज लिया जाता है? वर्नेलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो फोटो प्रिज्म में होता है, प्रकाश प्रदीप्त कालिता है, उसकी खोज किसने की थी या शब्द किसने दिया था? जो प्रकाश प्रदीप्त कालिता है, एक प्लांट के ऊपर जो प्रकाश की जो अवधि है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी चीज किसने दी थी? गार्नर व इलार्ड। एलार्ड या इलार्ड कुछ भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, गार्नर एलार्ड, इन्होंने बताया था सर्वप्रथम प्रदीप्त कालिता के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा। मृदा में उपस्थित कुल जल है वो कहलाता है होलार्ड। अब इसमें समझना 3 शब्द है बस। मृदा में उपस्थित कुल जल होलार्ड। पौधे के लिए जो उपलब्ध जल है या जिसको पौधा ले सकता है वह कौन सा है? चेसार्ड। ठीक है, और चेसार्ड प्लस एकार्ड, चेसार्ड प्लस एकार्ड बराबर होलार्ड। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल होलार्ड, और जिसको पौधा ले सकता है वो चेसार्ड, और जिसको पौधा नहीं ले सकता वो एकार्ड। मतलब पौधा ले सकता और नहीं ले सकता, दोनों चीज मिलके क्या कहलाएगी? होलार्ड। चेसार्ड प्लस एकार्ड बराबर होलार्ड। मृदा में संपूर्ण जल होलार्ड, ये चीज याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, स्टीवार्ड ने वाष्प उत्सर्जन को क्या कहकर पुकारा? स्टीवार्ड जो थे वैज्ञानिक,
उन्होंने जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है उसको क्या कहा? वाष्पोत्सर्जन को, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को स्टीवर्ड ने कहा था अपरिहार्य बुराई, अपरिहार्य बुराई। और कर्टिस ने क्या कहता? आवश्यक बुराई। कर्टिस तो है, उसने क्या कहता? आवश्यक बुराई। इन्होंने क्या कहा? अपरिहार्य बुराई। मतलब ये ऐसी बुराई है जो अपरिहार्य है, इसका कोई वो नहीं है। ये वाष्पोत्सर्जन से उसको हानि होती है, इतने जल की हानि होती है, सब कुछ होता है, फिर भी उसको प्लांट को करना ही पड़ता है। अपरिहार्य बुराई ये किसने कहा? स्टीवर्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कर्टिस ने क्या कहा था? आवश्यक बुराई। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा कर्टिस नामक वैज्ञानिक ने, और अपरिहार्य बुराई कहा स्टीवर्ड ने। ये चीज आप कंफर्मेशन रख लेना याद। सीमाकारी कारकों का नियम दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमाकारी कारक है उसका नियम किसने दिया था? मतलब सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। जो ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सीमाकारी कारकों का नियम दिया था। सीमाकार की कारकों का नियम दिया ब्लैकमैन ने, ब्लैकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एटीपी का सर्वप्रथम उपयोग किया था लिपमैन ने। एटीपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लिपमैन ने, ठीक है। फेरोडॉक्सिन का घटक है जो F6 है, फेरोडॉक्सिन उसका मुख्य घटक क्या है? तो उसका है Fe, लोहा। फेरोडॉक्सिन का मुख्य घटक क्या है? लोहा। फेरोडॉक्सिन का मुख्य घटक है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन 59, C4 चक्कर के अन्य नाम क्या है? तो C4 चक्कर है उसको हेचलेक चक्कर भी बोलते हैं। जो हेचलेक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें जो लास्ट जो अंतिम उत्पाद बनता है, स्थायी उत्पाद बनता है, स्थायी, वो क्या बनता है? 4 कार्बन वाला बनता है। इसके लिए इसको C4 बोलते हैं और इसका हेचलेक चक्कर भी बोलते हैं। C4 चक्कर के अन्य नाम, फलों को पकाने के लिए आवश्यक हार्मोन, ठीक है। फलों को पकाने के लिए जो गैसीय हार्मोन होता है वो इथाइलिन। इसमें से 2 क्वेश्चन मेनली पूछ लेता है। एक MH वाला, जो मैलिक हाइड्रोलाइज है MH, वो क्या करता है? अंकुरण को रोकता है। भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए आवश्यक हार्मोन जो है MH है। और पौधों से फल टूट गए उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन है, ठीक है। कोशिका विभाजन को बढ़ाने के लिए साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये क्या है? वृद्धि वाले हार्मोन, ठीक है। तो इनको एक बार देख के जाना आप हार्मोन्स को। अभी अपना क्वेश्चन क्या है कि पौधों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए इथाइलिन, और अंकुरण को रोकने के लिए, भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए प्याज वगैरह में MH, मैलिक हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया कि प्लांट अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु करते हैं? सर्वप्रथम किसने बताया था कि जो पौधे हैं ना अशुद्ध वायु को लेकर शुद्ध वायु देते हैं? तो जोसेफ प्रिस्टले। जो अपना जोसेफ प्रिस्टले थे, जोसेफ प्रिस्टले, एक जगह और नाम सुना होगा, ऑक्सीजन की खोज के रूप में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी प्रकाश होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, उसमें सबसे कम इफेक्टिव जो अपना लाइट है, प्रकाश है, वो कौन सा होता है? हरा प्रकाश। जो ग्रीन लाइट है, हरा प्रकाश, उसमें सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है और सबसे अधिक किसमें होता है? लाल में, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट चीज है। C3 चक्कर या केल्विन चक्कर संपन्न होता है। जो C3 चक्कर है जिसकी खोज किसने की थी? केल्विन ने की थी। इसको केल्विन चक्कर भी बोलते हैं। 3 कार्बन वाला जो स्टेबली जो प्रोडक्ट बनता है वो, इसलिए C3 चक्कर। इसकी जो होता है प्रक्रम वो कहाँ पे होता है? जो C3 चक्कर होता है संपन्न कहाँ होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है C3? स्ट्रोमा में। C3 चक्कर स्ट्रोमा में संपन्न होता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, कि प्रकाश संश्लेषण की सबसे छोटी इकाई, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की सबसे जो संरचनात्मक इकाई है वो कौन सी है? क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषण की सबसे अगर छोटी इकाई की बात करें ना तो वो क्या है? क्वांटासोम्स है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वांटासोम्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना 65, रेड ड्रॉप की खोज किसने की थी? रेड ड्रॉप, इसकी खोज किसने की थी? रेड ड्रॉप की खोज इमर्सन व लुइस ने की थी। किसने की थी? इमर्सन व लुइस। तो ये तो हो गए अपने आज जो प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी के क्वेश्चंस। अब अपने जो बायोलॉजी में पार्ट बच रहा है, जूलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी करने के बाद में तो 3 पार्ट बच रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है।
कौन कौन सा बच रहा है? एक तो अपना बच रहा है जेनेटिक्स, ठीक है, सेकंड अपना जो बच रहा है इकोलॉजी, ठीक है, थर्ड जो अपना बच रहा है सेल बायो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीनों पार्ट में से आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है, पहले कौन सा पार्ट पढ़ना पसंद करोगे आप रिवीजन क्लास में, पहले जेनेटिक्स का करें या इकोलॉजी का करें या सेल बायो का करें? आप जो बताओगे कमेंट करके कि सर पहले ये चीज पढ़नी है भैया, तो वो चीज पहले कर लेंगे अपन, फिर वो चीज करके जैसे सपोज दैट हमने पहले इकोलॉजी कर ली, क्योंकि इकोलॉजी जेनेटिक्स सेल बायो इनसे हमेशा 2-4 क्वेश्चन कंफर्मली अपडेट होते ही होते हैं पुटअप, ठीक है, कंफर्म है इनका अलग से ही पार्ट है। तो जैसे हमने इकोलॉजी कर ली पहले, तो हम पहले 1 घंटे की जो इकोलॉजी की जो भी क्लास होगी रिवीजन क्लास कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ गए, क्योंकि अब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, आगे गया, तो टाइम है अपने पास, अच्छे से स्टडी करेंगे। पहले आपका पढ़ा हुआ है ही, मैं रिवीजन करवा दूंगा। जैसे इकोलॉजी का कर लिया रिवीजन, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे। जो भी है 60, 70, 80 क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं पहले पूछे गए हैं, अब पूछेगा, वो सोल्व आउट कर लेंगे। उसके बाद में जो आप कहोगे जैसे जेनेटिक्स करवा दो, तो पहले जेनेटिक्स करेंगे, फिर जेनेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर सेल बायो करेंगे, सेल बायो के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे जूलॉजी हमने करी ली, प्लांट फिजियोलॉजी हो ही गई, ठीक है। तो ऐसे करके अपने बायोलॉजी का कंप्लीट 100% हो जाएगा कि पहले तो एक तो रिवीजन क्लास हो गई, फिर उसके प्रैक्टिस सीट हो जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज के रूप में हो गया अपना, क्वेश्चंस कर लिए। फिर क्या करेंगे जब ये कंप्लीट हो गई ना, तो जैसे एग्रीकल्चर के किए थे ना 100 क्वेश्चन, वैसे ऑल ओवर बायो के जूलॉजी और बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी और बोटेनी दोनों पार्ट को मिला के 100 क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं तो है ही अपने पास, 100 और कर लेंगे तो कितने क्वेश्चन हो गए, एक सब्जेक्ट के अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इनमें से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे बायोलॉजी का अपना कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। पहले आप बता देना इन तीनों पार्ट्स में जेनेटिक्स, इकोलॉजी और सेल बायो में से कौन सा करना है मेरे को कमेंट्स करके, वही क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अच्छे से, क्योंकि अब टाइम है अपने पास और स्टडी कंटिन्यूस रखनी है, स्टडी को नीचे नहीं लाना, अपना जो लेवल अचीवमेंट किया है उसको गिराना नहीं है, खुद का नुकसान नहीं करना है, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, अफवाहों में आना नहीं है। एग्जाम की कोई सूचना आएगी सबसे पहले आपको दे दूंगा। जब जैसे ही अपना बायोलॉजी कंप्लीट होता है, फिर अपन एक एग्रीकल्चर का देंगे, ठीक है, एक क्लास, जैसे 100 क्वेश्चन की थी ना, वैसे एक और क्लास करेंगे 100 क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी रिवाइज करना जरूरी है, इतने दिन हो गए। तो एग्रीकल्चर की एक 100 क्वेश्चन की क्लास हुए बाद में अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जो अकार्बनिक केमिस्ट्री है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हुए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चन को उसमें ऐड करके मेंशन करके बहुत ही अच्छी तैयारी करवाएंगे आपकी सोइल केमिस्ट्री की, जो केमिस्ट्री है आपकी उसकी बहुत अच्छी। तो पहले मेरे को आप ये बताना, एग्रीकल्चर का एक वीडियो डालेंगे 100 क्वेश्चन का, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए पड़े हैं। जैसे ही बायोलॉजी कंप्लीट होती है, बायोलॉजी का रिवीजन क्लासेस तीनों पार्ट के क्वेश्चन, फिर बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, फिर एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन, और फिर करेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरे को बताना जरूर आप, ठीक है। धन्यवाद।